नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। और हम क्या सीख रहे थे? ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेशन में अभी तक हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंसेस। और सबसे पहले तो आपसे हम क्षमा चाहेंगे, जो आपकी ये नेक्स्ट वीडियो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पार्ट जो है वो तैयार करने में जो विलंब हुआ है उसके लिए। और इन निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे फॉर्मूला और ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको निश्चित रूप से नए लगेंगे। और देखिए, सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस। हालांकि हम ट्रांसलेशन में काफी पार्ट कर चुके हैं, तो निगेटिव को हम समझ चुके हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें कार्य का नहीं होना पाया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे वह खाना खाता है, तो इस तरह का वह खाना खाता है, ये सेंटेंस कैसा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और अगर हम इसी में ये लिख दें कि वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य है। ऐसे वाक्यों में नहीं हो सकता है, नहीं भी होगा, और कभी नहीं, दोनों हो सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न के आधार पर हम ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? वाक्य से सब्जेक्ट का पता लगाना है। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वाक्य में कौन प्रश्न करेंगे। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो कौन बाजार जाता है? राम। नाम निकल के आया राम, तो यही क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखना ये है कि इसके सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है? डू या डस। और इसके बाद क्या लगाएंगे आप? नॉट लगाएंगे। ठीक है। अब जब यहां पर कंडीशन ये है कि डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, है ना। आगे इस पैटर्न के आगे हम जब बढ़ेंगे, जो इस पैटर्न में जो शब्द दिया है पहले उसको क्लियर करिए कि डू लगेगा या डज लगेगा, और डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला तो आपको यहां पर इसको समझना होगा कि ही, शी, इट या नेम। अगर आपके सब्जेक्ट में, इधर ध्यान दीजिए, यदि आपके सब्जेक्ट में, यदि आपके कर्ता में ही, शी, इट, नेम, नेम का मतलब किसी का भी नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, ठीक है। तो ये अगर आता है तो आपको इसके साथ डज लगाना होगा, यानी डज नॉट। इज दैट क्लियर? अगर आपके सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल, है ना, आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब जैसे गर्ल्स, बर्ड्स, डॉग्स, में इस तरह का अगर सब्जेक्ट है जिसमें जिस कर्ता से यह प्रकट होता हो कि यह बहुवचन है, तो उसके साथ आप ये जो डू नॉट लगाएंगे। और ये इसमें किसका काम कर रहा है? डू नॉट और डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो और इसमें आपको जो इसकी प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको इस तरह से बताया था कि ही, शी, इट या किसी का नाम, ये क्या है? ये है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, यानी कि थर्ड पर्सन का एक वचन कर्ता जब होगा तो आपको डज नॉट लगाना होगा। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
प्लस आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और दे और प्लूरल, यानी ये किस में आ जाता है, दे जो वर्ड है दे वो अपने आप में प्लूरल है। ऐसे ही प्लूरल कोई अदर अगर आता है तो वो भी प्लूरल है। तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू लगानी होगी, नॉट तो लगाना ही होगा क्योंकि वाक्य में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि आप डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। नॉट तो आपको लगाना ही है दोनों में। अब इसके बाद चाहे ये सेंटेंस हो चाहे ये सेंटेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो इस तरह से ये है नेगेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाक्य में अगर कभी नहीं शब्द हो, इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो इसमें जब कभी और नहीं ये शब्द आ जाता है तो वहां पर ये पैटर्न नहीं लगेगा, यानी डू नॉट या डज नॉट ये नहीं लगेगा। इसके लिए जो आपका पैटर्न होगा वो आप यहीं पर समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो आपको वहां पर नेवर लगाना होगा। और ये जो नेवर है ये भी क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सहायक क्रिया है। और नेवर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना होगा। कब? यहां पर नियम आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया था, कब लगाना होगा ये ध्यान दीजिए। यदि ही, शी, इट, नेम या ऐसे समझ लीजिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर अगर ये सब्जेक्ट आपके आते हैं ही, शी, इट या किसी का नाम है ना, या आप इसको ये समझ लीजिए ये सब क्या है, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये है क्या, ये है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से इसका पर्सन बताया है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में पर्सन को समझना है तो आप प्रोनाउंस की वीडियो अवश्य देखें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये था नेवर की कंडीशन का। यस या यस आप कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट ये होंगे। अगर सब्जेक्ट ये नहीं होते हैं
यदि ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, आई, वी, डू, सॉरी, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ क्या करना है, प्लूरल नंबर के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसका मतलब क्या है कि वर्ब में SAIS नहीं लगेगा। तो ये कंडीशन है कब, जब किसी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आए। जैसे मैं कभी दौड़ता नहीं हूं, तो आई नेवर रन। वह कभी नहीं दौड़ता है, तो ही नेवर रन्स। ही आया ना, तो ही क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसके साथ वर्ब में SAIS लगेगा यदि नेवर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये नियम है और आप इस पैटर्न को और इसके साथ साथ इस नियम को नोट करते जाइए। बिना कॉपी और बिना पेन के ट्रांसलेशन सीखना कतई आसान नहीं है। देखिए, इसमें एक शब्द लिखा है, यहां पर आप सारे रूल्स पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब इंटरेस्टिंग होगा ट्रांसलेशन सीखना। एक यहां पर और भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एक तरह का होता है जिनमें वाक्यों में तो वर्ड लगा होता है, तो वर्ड। जैसे यहां ध्यान दीजिए, गाना गाते तो हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे गाना गाते तो हैं। अब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा सेंस लगेगा कि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है ना। ऐसा क्या होगा, आपको ऐसा सेंस होगा, फील होगा कि ये सेंटेंस निगेटिव है, बट इसमें नहीं शब्द लगा ही नहीं है, तो निगेटिव कैसे है। तो ठीक है, आपको इसी कंडीशन में इसको ट्रांसलेट करना है। इसका अनुवाद भी अंग्रेजी में ऐसा ही होना चाहिए कि उस अनुवाद को पढ़ने से ऐसा लगे कि ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, बट निगेटिव होगा नहीं। देखिए कैसे, इसके लिए आपको इसमें इस तरह से देखिए, मैं पैटर्न भी इसका बताऊंगी। दे डू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आपका निगेटिव पैटर्न क्या है, इधर ध्यान दीजिए। निगेटिव पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, ठीक है। अब इसमें इस सेंटेंस में क्या रहेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें है, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने डू या डज, यहां पर डू दे के साथ डू आना है ना। नीचे लाइन में देखिए, ये आपके सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट के साथ क्या बताया है, डू नॉट बताया है। लेकिन आप इधर ध्यान दीजिए, डू नॉट तो हम जब बताया है ना, जब वाक्य में नहीं शब्द हो। यहां पर वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, यहां पर क्या है, तो लगा हुआ है। जब ऐसे वाक्य हो, तो लगा हो, तो डू और डज का यूज तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, बट नॉट नहीं लगा होगा। जिस तरह से इन्होंने वाक्य में नहीं लगाया है, यानी नहीं शब्द का यूज नहीं किया है हिंदी में, वैसे ही हमको अंग्रेजी में यहाँ पर नॉट वर्ड का यूज नहीं करना है। जबकि यहाँ पर संभावित वर्ड तो लगा हुआ है, यानी सेंटेंस में, वाक्य में ये संभावना उत्पन्न कर देना कि ये वाक्य निगेटिव है। जैसे बे गाना गाते तो हैं, यानी बे गाना गाते तो हैं लेकिन अभी नहीं गा रहे हैं, ऐसा सेंस
इस वाक्य से प्रकट हो रहा। यानी कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें तो शब्द लग जाता है तो का मतलब क्या है? तो, लेकिन अभी नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट के साथ डू या डस लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत जो फॉर्मूला, जो पैटर्न, जो संभावित सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनका पैटर्न यही है। और यहां पर यूज के लिए आपको एक बार फिर से बता दें कि सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, यानी ही, शी, इट, देम अगर आता है, तो आपको उस वाक्य में डज नॉट लगाना होगा। सेंटेंस में एक बार मैं ये भी बता दूं, अभी बताया था, फिर से समझ लीजिए कि राम पुस्तक पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, सॉरी, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो ऐसे सिंपली जब नहीं शब्द लगा होगा तो आपका पैटर्न ये होगा। और अगर राम की जगह पर बेस शब्द आ जाए, यानी प्लूरल आ जाए, तो इस तरह से ये सब्जेक्ट होगा। और इसके लिए मतलब ये इस तरह का जब आई वी यू दे, इस तरह के ये सब्जेक्ट अगर आपके आते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल अगर सब्जेक्ट आता है, तो आपको डू नॉट लगाना होगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस में 3 प्रकार के सेंटेंसेस को हमने आपको बताया। एक तो सिंपली जिसमें नहीं लगा होता है, दूसरा जिसमें कभी नहीं लगा होता है, और तीसरा जिसमें तो शब्द लगा होता है। तो फटाफट इस पैटर्न को, इस रूल्स को आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और आपको जो रूल्स बताए हैं उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये रहे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव वाक्य हिंदी में, इनको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं जैसे अभी आपको रूल्स नियम बताए। तो पहला वाक्य पढ़िए, वह खाना नहीं बनाती है। वह खाना नहीं बनाती है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बनाती है शब्द से पता चल रहा है क्या है ये, वह जो शब्द है वो किसके लिए आया है? महिला के लिए आया है, एक स्त्री के लिए आया है, इसलिए वह की अंग्रेजी यहां क्या बनेगी? शी। और ही, शी, इट, शी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है शी। और इसके साथ आपका जो पैटर्न है, फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसमें क्या लगा हुआ है? डू नॉट या डज नॉट। क्या लगाना है? शी के साथ लगाओगे आप डज नॉट। क्या लगाएंगे आप? डज नॉट। बनाने के लिए क्या आता है? कुक। लिए क्या मीनिंग है? द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह गांव में नहीं रहता है। नहीं रहता है यानी लड़के के लिए आया, तो वह के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? ही। और ही के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? डज। और नहीं के लिए क्या लगाना है? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता, रहता का मीनिंग क्या है? लिव। अब इसके बाद क्या रह गया? गांव में। गांव में के लिए मे है, मे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के लिए इन वर्ड लगाओगे। और विलेज, विलेज से पहले आपको द आर्टिकल लगाना होगा, क्योंकि कोई भी स्थान सूचक शब्द आएगा अगर, तो उससे पहले आपको द आर्टिकल
लगाना ही होगा इन द विलेज। मैं कभी गाली नहीं देता हूं। नहीं शब्द तो है पर इसके साथ कभी शब्द भी आया है। इसके लिए आपको क्या बताया है कि सब्जेक्ट लगेगा। मैं के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, आई। मैं कभी गाली नहीं देता हूं, है ना। सब्जेक्ट तो अब बार बार सब्जेक्ट क्या बताना, सब्जेक्ट तो आपको पता ही है जिसके बारे में बात की जा रही है वही सब्जेक्ट है, यानी मैं, है ना। कौन कौन कभी गाली नहीं देता है, मैं। तो मैं के लिए अंग्रेजी क्या है, आई। और कभी नहीं के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां पर वो क्या आएगी, नेवर। और आई के साथ जब नेवर लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाली देने का मीनिंग होता है अब्यूज, ABUSE। और मैंने ये भी बताया आपको रूल में अभी कि नेवर के साथ वर्ब में SAIS लगता है, लेकिन कब लगता है, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी ये वाले अगर सब्जेक्ट होते हैं तब ही इस मेन वर्ब में SAIS लगेगा। चूंकि यहाँ पर आई है, आई ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बहुवचन के साथ वर्ब में SAIS नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ओनली एब्यूज, आई नेवर एब्यूज। तो ये इस तरह से आगे देखते हैं। वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो वे के लिए सब्जेक्ट मीनिंग क्या होगा, दे। और अब यहां पर कभी नहीं नहीं लिखा हुआ, क्या है, वे झूठ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में दे के साथ क्या आना है, डू नॉट। इधर देखिए, IVU दे प्लस डू नॉट, दे प्लस डू नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलने का मीनिंग लिखा जाएगा, क्या, स्पीक। दे डू नॉट स्पीक अ लाई, है ना। ये भी लिख सकते हो। स्पीक की जगह पर आप टेल भी लिख सकते हो, टेल मीनिंग भी आ सकता है, जैसे TELL, टेल मीन्स भी होता है बोलना या कहना। तो दे डू नॉट टेल अ लाई, वे इस घर में आते तो हैं। ये सेंटेंस देखिए, वे इस घर में आते तो हैं। जब वाक्य में तो वर्ड लगा हो तो किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ये देखिए। दे का मीनिंग अंग्रेजी में होता है, सॉरी बे का मीनिंग अंग्रेजी में होता है दे। और इसके लिए आपको, इसमें तो वर्ड लगा है तो आपको डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। क्योंकि इसमें नहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तो क्या है, नहीं होने का संभावना प्रकट करता है, इसलिए आपको यहाँ पर केवल डू या डस ही लगाना है। और दे के साथ यहाँ पर डू आएगा। यदि यहाँ पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता थर्ड पर्सन का तो यहाँ पर क्या आ जाता, डज आ जाता। तो दे डू, आते, आने का मीनिंग क्या होता है, कम। दे डू कम इस घर में, इन दिस हाउस। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। वह मैच खेलता तो है, देखिए इसमें भी तो वर्ड आया है। तो ही, अब ही है तो हम डू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डस। खेलने का मीनिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी यहां पर, प्ले। ऑब्जेक्ट मैच, सॉरी, ही डज प्ले द मैच। वह कभी सच नहीं बोलता है, तो कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर। बोलता लड़का है तो ही आएगा सब्जेक्ट, ही नेवर। ही नेवर टेल्स अ ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ भी बोल सकते हैं, ही नेवर स्पीक्स ट्रूथ।
आगे देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर बोलती लिखा हुआ है तो ही नहीं आएगा, बल्कि ही की जगह पर क्या आएगा, शी आएगा। ध्यान नहीं दिया इधर। बोलती शब्द है तो इससे ये प्रकट होता है कि यहाँ पर कोई महिला है, यानी स्त्री है, और स्त्री के लिए शी वर्ड का यूज होगा, ही वर्ड का यूज नहीं होगा। कुत्ता रात में भौंकता तो है। नेक्स्ट सेंटेंस फिर आया, कुत्ता रात में भौंकता तो है, यानी तो वर्ड आ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है, डॉग डज बार्क। भौंकने का मीनिंग होता है बार्क, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एट नाइट, रात में ये आप अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर भी लगा सकते हैं। तो एट नाइट, इसके लिए आपको एट प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और रात का मीनिंग क्या होता है, नाइट। एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता तो है। डॉग डज बार्क एट नाइट। छात्र अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो छात्र के लिए क्या आएगा, स्टूडेंट। बहुत से है ना, नहीं याद करते हैं, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, और उसके साथ क्या लगेगा, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, याद करने के लिए मीनिंग क्या होता है, लर्न। अब अपना शब्द आया है, तो स्टूडेंट्स बहुत से हैं, तो बहुत से के लिए ज्यादा जब होते हैं, तो अपने के लिए यहाँ पर THEIR ये शब्द लगाना पड़ता है, देयर। हिज नहीं लगाओगे आप, ना हिज लगाओगे ना हर लगाओगे। जैसा आपका सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन, पदे से प्रोनाउन, ठीक उसी के अनुसार आपको रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, देयर लेसन, अपना पाठ, देयर लेसन। तो इस तरह से इस सेंटेंस को इस तरह से आप अनुवाद करोगे, छात्र अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन। हम तुम्हें नहीं बुलाते हैं, हम के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, और नॉट के लिए, सॉरी नहीं के लिए नॉट। बुलाने का मीनिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, और किसे, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। वी डू नॉट कॉल यू। ये रहे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। और इस वीडियो में आपने बहुत कम सेंटेंस, हम जो ट्रांसलेशन आपको सिखा रहे हैं, अभी सारे वीडियोस जो है वो सिर्फ रूल्स को समझने के लिए हैं। उसके बाद सारे टेंस जब फिनिश हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें प्रैक्टिस वीडियोस होंगे, आपको उसमें तरह तरह के सेंटेंस हिंदी से अनुवाद में करने के लिए सिखाए जाएंगे, और उसके साथ साथ पैराग्राफ्स भी होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिए, और आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।